हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज एफएम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आसमान पर चांद और जमीन पर चांद की हल्की रोशनी में बन रही धुंधली सी मेरी परछाई को निहारते हुए मैं अपना टाइम पास कर रहा था, क्योंकि मुझे जिस बस का इंतजार था उसको जहां पर आने में काफी वक्त लगने वाला था। दरअसल इस गांव में मेरे दोस्त ने एक नया घर खरीदा था। उसके नए घर में आज गृह प्रवेश की पूजा थी। उसने मुझे आज रात भर उसके घर पर रुकने के लिए बहुत बोला था, मगर उसके खुद के रिश्तेदारों से ही उसका पूरा घर भर चुका था। और ऐसे में अगर मैं भी वहां पर रुकता तो मुझे ही तकलीफ होती, इसीलिए मैं वहां से चला आया। बस स्टॉप की बेंच पर मैं बहुत देर से बैठा हुआ था और बस के आने का इंतजार कर रहा था। वहां पर बैठे बैठे मेरी कमर दर्द करने लगी, लिहाजा मैं उठकर खड़ा हो गया। रोड की दूसरी तरफ एक पंचर की दुकान थी। पंचर वाला अपनी दुकान में चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने सोचा जब तक बस नहीं आती तब तक इस पंचर वाले को ही पकाया जाए। यही सोचकर मैं रोड पार करके उस पंचर वाले की दुकान के पास गया। उस पंचर वाले ने मुझे अच्छे से देखा और फिर मुझसे कहा, क्या बात है साहब, क्या आपको पंचर लगवाना है? पर आपकी गाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं अंकल, पंचर नहीं बनवाना है। मैं तो बस ये पूछने आया था कि ये जो लास्ट बस है वो कब आएगी? इस पर पंचर वाला बोला, बस तो अभी काफी लेट आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ पर है? तो इस पर मैंने जवाब दिया, मुझे तो जबलपुर जाना है। इस पर पंचर वाला बोला, जबलपुर? वो तो आप बस का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नाव से चले जाइए, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस तो आपको बहुत घुमा कर ले जाएगी, पर किधर, कहां से, कैसे मिलेगा नाव? मैं जहां पर नया हूं ना, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। इस पर पंचर वाले ने बोला, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रुकिए, मेरा गांव भी उधर ही है। मैं थोड़ी देर में अपनी दुकान बंद करता हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही निकलेंगे। पंचर वाले की इस बात पर हामी भरते हुए मैं भी उसकी बगल में ही बैठ गया, क्योंकि अगर मैं थोड़ा जल्दी घर पर पहुंच जाऊंगा तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई भी ग्राहक नहीं आया तो पंचर वाला धीरे धीरे अपनी दुकान समेटने लगा। पूरी तरह से दुकान समेट लेने के बाद उस पंचर वाले ने मुझसे बोला, चलिए आप मेरे साथ। और इतना बोलकर उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया। मैं भी उसके साथ साथ चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ही वो पंचर वाला रोड से नीचे उतरकर जंगलों की ओर जाने लगा। जिस पर मैंने बोला, अरे अंकल, इधर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो पंचर वाले ने कहा, अरे बेटा, इधर नदी है,
रोड पर तो नाव नहीं चल सकती ना। आप मत डरो बेटा, बस मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। वो गाड़ी वाला रास्ता जिस पर हम दोनों अभी चल रहे थे, उस पर लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। घने लंबे पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी वहां पर बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। हालांकि उस पंचर वाले के पास एक टॉर्च था, इसीलिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। उस रास्ते पर नीचे उतरते उतरते मुझे सामने की ओर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पता चला कि वो एक बड़ी सी नदी है और नदी का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा है। नदी में उतरने के लिए एक बड़ा सा घाट भी था, जहां पर एक नाव खड़ी हुई थी। हम दोनों चलकर उस घाट पर चले गए। वो नदी सच में ही बहुत बड़ी थी, जहां तक कि इस पार से उस ओर साफ तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस पंचर वाले ने वहां एक ऊपर बैठे नाव वाले से कहा, अरे राकेश, सो गया क्या रे? इस पर नाव वाला राकेश बोला, अरे अमर भैया आ गए। जे कौन है? जे आपके रिश्तेदार है क्या? इससे पहले कि मैं उस नाव वाले को अपना परिचय देता, पंचर वाले ने नाव वाले से बोला, हाँ हमारे रिश्तेदार हैं। चल मुझे अपने घर और इसे इसके गांव पर उतार देना। इस पर नाव वाले ने ठीक है बोलकर हमें नाव में चढ़ने का इशारा किया। पानी पर डोलती नाव मेरे और अमर के चढ़ने पर और भी ज्यादा डोलने लगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी किसी भी नाव में नहीं बैठा था। खैर हम दोनों के नाव में बैठने के बाद वो नाव वाला भी नाव के अंदर आ गया और नाव चलने लगी। पानी पर चप्पू चलाते और रात कीड़ों की आवाज जही कुछ गिनी चुनी आवाजें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। और अगर ये आवाजें ना होती तो पीछे केवल खामोशी और सन्नाटा ही था। अभी नाव आगे की तरफ चल ही रही थी कि तभी अचानक ही मौसम का रुख बदल गया। गहरे काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया। बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही इस मौसम को क्या हो गया है। तेज हवाओं के चलते पानी में नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अमर ने नाव वाले से कहा, अरे राकेश, नाव पलट जाएगी, जल्दी से किसी घाट पर रोक ले। इस पर राकेश बोला, अभी रोकता हूँ, आप दोनों संभल कर बैठिएगा। अभी नाव जिस जगह पर डोल रही थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घाट दिखाई दे रहा था। लिहाजा नाविक ने नाव को उसी घाट पर ले जाकर रोक दिया। मैं और अमर नाव से उतरकर पास ही में एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। नाविक राकेश भी किसी तरह से अपनी नाव बांधकर उसी पेड़ के नीचे हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मगर पता नहीं क्यों आसमान में साए काले बादलों की तरह
नाविक राकेश के चेहरे पर भी परेशानी के बादल छा चुके थे। खैर, मैंने सोचा शायद तूफान की वजह से परेशान होगा। अब बारिश भी काफी तेज हो चुकी थी, साथ ही हवाएं भी बहुत तेज हो चुकी थी। अब मुझे कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था कि मैं बेकार में ही जहां पर आ गया। अच्छा होता अगर मैं बस से ही चला जाता, भले थोड़ी देर से पहुंचता, कम से कम ऐसी मुसीबत में तो नहीं फंसता। मेरे घर जाने की जल्दी ने मुझे आज बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। खैर, अब पछताने का क्या फायदा। अब हम तीनों को वहां खड़े खड़े तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था। हम थक चुके थे, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं परेशान होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ बहुत बड़ा और घना था, इसलिए हम बारिश में भीग नहीं रहे थे। कुछ ही देर में अमर और राकेश भी मेरी ही तरह मेरे पास उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। क्योंकि मैं काफी थका हुआ था और मुझे थकान की वजह से नींद आ रही थी, इसीलिए मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी। खुद को जगाए रखने की नाकाम कोशिश में मैं कब सो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर मैं वहां पर सोया रहा, लेकिन जब मेरी नींद टूटी तो मुझे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं उस भयानक और दर्दनाक चीख को सुनकर चौंक कर उठकर खड़ा हो गया। मैंने आसपास देखा तो अमर और राकेश वहां से गायब थे। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं वो दोनों मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए। दूसरे ही पल जब मैंने सामने देखा तो राकेश नाविक की नाव उसी तरह बंधा हुआ था और पानी में डोल रहा था। अभी मैं उन दोनों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फिर से किसी के चीखने की दर्दनाक आवाज ने मेरे कान के पर्दों को हिलाकर रख दिया। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि पंचर वाले अमर की थी। आवाज को पहचानते ही मैं बिना किसी अगर मगर के उस आवाज की तरफ भागा जिधर से वो आवाज आ रही थी। भागकर कुछ दूर जाते ही मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज आने लगी। वो आवाज घनी झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने जब अपने हाथ से उस झाड़ियों को सरकाकर देखा तो मैं एकदम से डर गया, मानो मेरे बदन का सारा खून सूख गया हो। क्योंकि वहां पर एक औरत थी, उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके माथे पर 2 सींग थे। मगर उससे भी ज्यादा खौफनाक ये था कि वो लाल आंखों वाली औरत अमर के शरीर को फाड़ कर खा रही थी। लाश के बगल में ही नाविक राकेश का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। वो औरत बहुत ही बेरहमी से अमर के शरीर की आंतों को निकाल कर खा रही थी। मुझसे जे खौफनाक मंजर देखा ना गया और मैं दबे पैर वहां से भागकर नदी के किनारे आ गया। मुझे मेरी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। किसी तरह से
छुपते छुपाते मैंने वो पूरी रात उसी घाट पर बिता दी। अगली सुबह मुझे वहां से एक नाव गुजरती हुई दिखी। मुझे देखकर वो नाव मेरे पास आकर रुक गई। वो नाविक अपनी हैरान निगाहों से मुझे देखे जा रहा था। मैंने उस नाविक को अपनी पूरी आप बीती सुनाई, जिस पर उस नाविक ने मुझसे कहा, इस घाट पर रात के समय कोई नहीं आता है। जहां पर एक पिशाचनी का आतंक है। ऊपर से आप जैसा बता रहे हैं, उस तूफान में आप लोगों के जहां रुकने के अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं था। इस पर मैंने पूछा, मगर उस पिशाचनी ने मुझे क्यों नहीं मारा? तब उस नाविक ने मेरे माथे और हाथ की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम कोई पूजा कर कर आए थे। तुम्हारे माथे पर माँ दुर्गा का संदूर और हाथ में पवित्र मौली बांधी हुई है। उस नाविक के ऐसा कहते ही मुझे याद आया कि मैं अपने दोस्त की घर प्रवेश की पूजा में गया था और वहीं से मैंने जिस संदूर और मौली अपने हाथ पर बांधी थी और इसी वजह से उस पिशाचनी ने मुझे छोड़ दिया और वो मेरे पास नहीं आई। और उस दिन माँ दुर्गा के संदूर और मौली से मेरी जान बच गई। मुझे अमर और राकेश के मरने का बहुत दुख है कि मैं उन दोनों को बचा नहीं पाया और शायद ये दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।